आप को बहुजन कहने लगे हैं, अगर अपने आप को बहुजन कहने लगे, जो नहीं कह रहे उनसे कोई दिक्कत नहीं, अगर अपने आप को बहुजन मानने लगे हैं, अगर अपने आप को दलित मानने लगे हैं, अगर अपने आप को पिछड़ा मानने लगे हैं, तो जाति महासभा में पदाधिकारी मत रखो। अगर मानने लगे हो तो, क्योंकि बहुजन कॉन्सेप्ट और जाति की श्रेष्ठता एक साथ नहीं चल सकती, किसी कीमत पे नहीं। क्यों? जब आप पहले फेज के जागरूक हुए, चलो आपने पासी समाज के हैं, आपकी जागरूकता लाखन पासी के नाम पे आ गई, उदा देवी पासी के नाम पर आ गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप सेकेंड फेज के थर्ड फेज के जागरूक हो गए, तो अब मैं चाहता हूं कि आपको जितना प्रेम लाखन पासी के नाम से हो, उतना ही प्रेम शिवदयाल चौरसिया के नाम से भी हो, और उतना ही प्रेम कर्पूरी ठाकुर के नाम से भी हो, और उतना ही प्रेम संतराम बीए प्रजापति के नाम से भी हो। जब आप थर्ड फेज फोर्थ फेज, जाति महासभाओं का जातिवाद ये नहीं है। जाति महासभाओं का जातिवाद ये है कि मेरे जाति के इतने विधायक हैं, उनकी लिस्ट मेरे पास है, मेरे जाति में इतने ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उनकी लिस्ट मेरे पास है, और मैं डेली किसी न किसी अपनी जाति के विधायक, सांसद या अधिकारियों के साथ फोटो खिंचा करके फेसबुक पर डालता हूं, ये मेरा जातिवाद। जैसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप देखता हूं ना, उन ग्रुपों में जुड़े हुए तथाकथित बहुजन कह रहा हूं, उनको तब उनके मन की लालसा जागती है जब उनके जाति के महापुरुष की जयंती आ रही हो। नमन सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित। सीधे टॉपिक पे आ जाता हूं। यशवंत जी जो इस कार्यक्रम भारतीय सांस्कृतिक शोध संस्थान के अध्यक्ष हैं, और जितेंद्र सरोज जी से तो परिचय था मेरा डॉक्टर साहब से। यशवंत जी से पहली मुलाकात हुई, विनीत मेरे जो नेशनल जनमत रिपोर्टर हैं, विनीत जब इंटरव्यू करके लाए थे एक लाखन पासी वाले मामले पर, तो मैंने विनीत से पूछा यार ये कौन व्यक्ति, क्योंकि उसमें लगा था कि कोई व्यक्ति थोड़ा जानकार टाइप के हैं, ठीक ठाक बोल रहे हैं। अच्छा, जब ये हुआ कि यही कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये भी तय हो गया था कि भीड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बौद्धिक लोग और भीड़ ये एक साथ चलता नहीं है, लपाजी और भीड़ एक साथ चल जाता है, क्योंकि अमूमन लोग चाहते हैं कि उस तरफ एक आसाराम बैठा है तो एक इस तरफ भी आसाराम तैयार हो जाए। खैर, मैं ये मानता हूं कि जितने भी लोग यहाँ हैं वो लोग जिंदा लोग हैं, तो हम लोग तो जिंदा लोगों से ही बात करने आए हैं। अगर मुर्दा लोगों को घरों से जबरदस्ती बुला के यहाँ बैठा भी दिया जाता तो क्या करते उनका। तो इतने ही लोगों में बात शुरू की जाए। बहुजन एकता मुझे टॉपिक दिया गया है, डॉक्टर साहब बार बार कह रहे थे कि आपको इसी विषय पर बोलना है, तो इसी पर बोलूंगा। बहुजन एकता, जो लोग पहले फेज के जागरूक हुए, मतलब जिन्होंने अभी अभी सीखा है समाजों में जाना, मंचों पर बैठना, कार्यक्रम लगाना, वो अगर एक जाति के लोगों को बुला रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति, समझिएगा। जब आप पहले फेज के जागरूक हुए, चलो आपने पासी समाज के हैं, आपकी जागरूकता लाखन पासी के नाम पे आ गई, उदा देवी पासी के नाम पर आ गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप सेकेंड फेज के थर्ड फेज के जागरूक हो गए, तो अब मैं चाहता हूं कि आपको जितना प्रेम लाखन पासी के नाम से हो, उतना ही प्रेम शिवदयाल चौरसिया के नाम से भी हो, और उतना ही प्रेम कर्पूरी ठाकुर के नाम से भी हो, और उतना ही प्रेम संतराम बीए प्रजापति के नाम से भी हो। जब आप थर्ड फेज फोर्थ फेज के हो गए, एक सवाल मेरे सामने आता है जब मैं मंचों से कह देता हूं कि मैं जाति महासभा के कार्यक्रमों में नहीं जाता, और एक फैक्ट है, जहां कुर्मी महासभा लिखा होगा, अहीर महासभा लिखा होगा, ये कार्यक्रम अगर पासी महासभा के बैनर तले होता तो मैं नहीं आता। तो लोग कहते हैं कि यार अगर हम जाति के बीच में नहीं जाएंगे तो उनको समझाएंगे कैसे, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। मुझे उस तरह के जातिवाद से तकलीफ नहीं है जब आपके अपने जाति के किसी व्यक्ति की एफआईआर नहीं लिखी जा रही, आप उसके लिए थाना घेर लेते हैं, मुझे इस जातिवाद से कोई एतराज नहीं। अगर आपके किसी जाति के व्यक्ति को कॉपी किताबों की समस्या है, आप कॉपी किताब खरीदवा देते हैं, मुझे उस भी जातिवाद से दिक्कत नहीं। अगर आपके जाति के किसी व्यक्ति को हॉस्टल नहीं है, स्कूल्स नहीं है, ये सब बनवाते हो, मुझे इस तरह के जातिवाद से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जाति महासभाओं का जातिवाद ये नहीं है। जाति महासभाओं का जातिवाद ये है कि मेरे जाति के इतने विधायक हैं,
उनकी लिस्ट मेरे पास है। मेरे जाति में इतने ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उनकी लिस्ट मेरे पास है। और मैं डेली किसी ना किसी अपनी जाति के विधायक, सांसद या अधिकारियों के साथ फोटो खिंचा करके फेसबुक पर डालता हूं। ये मेरा जातिवाद। ये माफ करिएगा, जातिवाद नहीं है, स्वार्थवाद। जातिवाद अगर सीखना है तो जिनका सुबह शाम तक आप रट्टू तोता की तरह रट लगाते हैं, आरएसएस और ब्राह्मण, उनसे जातिवाद सीखो कि कैसे अपने कमजोर व्यक्ति को सपोर्ट करके आगे बढ़ाया जाता है। यह जातिवाद है। अगर हमारा बहुजन समाज जातिवाद सीख जाए, मैं तो खुली चुनौती देता हूं, जो यादव अपने आपको जातिवादी मानते हो, इतने बड़े तुम जातिवादी होते तो एक पत्रकार डेवलप कर लेते सरकारों में रहते हुए। और जिनको लगता है कि मायावती बहुत बड़ी जातिवादी है, तो अपनी सरकारों में पत्रकार डेवलप हो गए होते, ठेकेदार डेवलप हो गए होते, नहीं हुए। इसका मतलब जातिवाद का इस्तेमाल, जाति संगठनों का इस्तेमाल मजबूत लोग एक दूसरे को फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे हैं। केवल एक मजबूत लोग एक दूसरे को सुविधा पहुंचाने के लिए। सुविधा किस टाइप की? किसी जाति महासभा का कार्यक्रम हुआ, 3-4 नेता बनाए गए, वो भी सत्ता पक्ष के। विपक्ष का नेता जाति में नहीं माना जाता, केवल सत्ता में जो शामिल है वो जाति का माना जाता है। तो आपने जाति के नेता बुलाए, जाति के अधिकारी बुलाए, फोटो खींची, अधिकारी उनसे कहेगा मेरी पोस्टिंग ठीक करवा दो, और नेता कहेगा क्या करें हमारी चल नहीं रही। उसके बाद वही फोटो जाके दिखाएगा मेरे साथ इतना समाज है, तो मैं तुम्हारा गुलाम और पालतू बनने के लिए तैयार हूं, मुझे कुछ दे दो। तो हमें अब जो पहले फेज वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी भावना जागृत हुई कि लक्ष्मण का नाम जैसे लिया गया कि लक्ष्मण की मूर्ति लगाई गई, आपकी भावना जागृत हो गई, इससे भी मैं सहमत हूं। तब तक सहमत हूं जब तक किसी पटेल समाज के व्यक्ति को यह तकलीफ नहीं हो रही है कि अगर यहां का नाम बदल गया, जब तक ये कुर्मी महासभा नहीं कह रही कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे लाखन पासी के नाम पर रखे हुए लखनऊ का नाम अगर बदल दोगे तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। तब तक ये जायज है कि आप करें, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं करेगा। लेकिन हम इसी चक्कर में पिछड़ रहे हैं। यार उनको देखो, वो तो जातिवाद कर रहे हैं, उनको देखो वो जातिवाद कर रहे हैं, हम ही ठेका लिए हुए क्या? तो मैं इस भीड़ में ज्यादा लोगों को तलाश में नहीं आ रहा है, 5-6 लोग इस टाइप के मिल जाएं कि भाई मेरी भावना तो, जैसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप देखता हूं ना, उन ग्रुपों में जुड़े हुए तथाकथित बहुजन कह रहा हूं, उनको तब उनके मन की लालसा जागती है जब उनके जाति के महापुरुष की जयंती आ रही हो। ये बहुजन है भाई। आप जाति महासभा चला रहे हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर बहुजन हो गए हो, अगर ओबीसी महासभा के पदाधिकारी हो, तब तो कम से कम बदल लो, बदलाव हो जाएगा। अभी निजीकरण और ये सब चीजों पे बात की गई, उन पे मैं नहीं जाना चाहता। बड़ा मजा आता है सुन करके, किसी को झोली वाला बाबा कह दो, बुलडोजर बाबा कह दो, सब मजा आ जाता है। लेकिन मैं सवाल आप सबसे पूछ रहा हूं जो यहां बैठे हैं, क्योंकि मैं आपको ये मान रहा हूं कि आप थोड़े थोड़े जिंदा हैं, तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इस बदलाव की मुहिम में आप अपना योगदान बताइए कि हम क्या कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन जब इस तरफ उंगली करो कि हम क्या कर रहे हैं इस बदलाव की मुहिम में, तो हालत खराब हो जाती है। कोई भी प्राथमिक शिक्षक, कोई भी डॉक्टर या लेखपाल, या जिसको कहते हैं हम कि बेरोजगार आदमी है, उस बेरोजगार से ज्यादा काम समाज के लिए कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो फुल टाइमर बन सकता है। और हम लोग क्या करते हैं, मैं अनुरोध कर रहा हूं समाज के लोगों से कि हमें अपने समाज के, जिसको वेल्ला कहा जाता है, जिसको बेरोजगार कहा जाता है, जिसको कहा जाता है केवल फोटो खिंचवाता है जा करके, वो तमंचा है, तमंचा, उस तमंचे को तोप बनाना है आप। क्योंकि अगर उस तमंचे की दिशा आपने ठीक कर दी, वो दूसरी दिशा में जा रहा है, वो कावड़ ढोने वाला, वो जल उठाने वाला, उसकी दिशा अगर सामाजिक कर दी आपने, तो वो व्यक्ति आपको तोप बन करके दिखाएगा और आपके समाज के लिए, अपने बहुजनों के लिए लड़ करके दिखाएगा। इसलिए एक दूसरे की जब तारीफ करिए, जैसे जो लोग मुझे पहले से जानते थे, सुनते थे, उनको तो पता है कि नीरज भाई बढ़िया बोलते हैं, लेकिन जो लोग नहीं मुझे जानते थे, जो पहली बार सुन रहे हैं, वो भी बड़े साइलेंटली क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि मन से तारीफ इस तरीके से की गई। यही एक दूसरे के लिए करना है। और हम क्या करते हैं, वो लड़का कैसा है, अरे फालतू घूमता रहता है यार, वो फोटो वोटो खिंचाता रहता है लोगों का, ये नहीं करना है।
अपने तमंचे को तोप की तरह प्रेजेंट करना है। अरे बहुत संपर्क है उसका, बड़ा संबंध है उसका। मतलब अपने बीच में से हम लोग तो भाषण देके निकल लेंगे, अपने अपने संगठनों के बीच में जिस एक को तोप आप बना दोगे, उसी की बात आपका थानाध्यक्ष सुनने लगेगा, उसी की बात। इस मंच पे एक कमी है, मैं हर मंच से ये कहता हूं। डॉक्टर है इस मंच पे, प्रोफेसर कोई है, प्रोफेसर है, हालांकि डॉक्टर पैसे वाले प्रोफेसर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पत्रकार भी हैं, वकील नहीं है, एडवोकेट आप। तो किसी भी मंच को अनुरोध कर रहा हूं, किसी भी मंच को अब ये ध्यान रख लीजिए, आपने ब्यूरोक्रेसी ट्राई कर लिए, खूब फोटो खिंचवाई, जाति का कुलभूषण बनाया, आपने नेताओं को भी ट्राई किया, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। अब आपको ट्राई करना है सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, पत्रकार और वकील। छोटे छोटे समूह में, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, अगर आप काले कोट वालों का मिश्रण पत्रकारों के साथ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ फिट कर देते हैं, 5 काले कोट वाले थाने पर खड़े हो जाएं छोटी छोटी समस्याओं पर, आपकी समस्या निपट गई, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, केवल 5 काले कोट वाले खड़े हो। तो लेकिन ये दूसरे से तो नहीं होगा, अरे यार हमारे क्या करें, अच्छे वकील ही नहीं मिलते हमारे समाज में। मिलेंगे, आज शुरुआत तो करो, नींव तो डालो, ये तय तो करो कि हम अपने कार्यक्रमों में, अपने मंचों पर वकील साहब को सम्मान देंगे। छोटी छोटी जगह पर होगी तो 10-5 कोट काले कोट वाले जरूर बुलाएंगे, चीजें बदलेंगी। तो फिर से उसी पर लौट के आता हूं कि जो पहले फेज वाले हैं उन्होंने जाति का नाम देखा, अब जो 3rd-4th फेज वाले हैं उनको बदलना होगा और ये तय करना पड़ेगा। देखिए यहां बैठा हुआ हर शख्स ये नहीं कर सकता, ये संभव नहीं। जो आगे कहने जा रहा हूं कि सामान्य तौर पर प्रैक्टिकल बात नहीं, लेकिन करना यही होगा कि अगर हम अपने आप को बहुजन कहने लगे हैं, अगर अपने आप को बहुजन कहने लगे, जो नहीं कह रहे उनसे कोई दिक्कत नहीं, अगर अपने आप को बहुजन मानने लगे हैं, अगर अपने आप को दलित मानने लगे हैं, अगर अपने आप को पिछड़ा मानने लगे हैं, तो जाति महासभा में पदाधिकारी मत रखो, अगर मानने लगे हो तो। क्योंकि बहुजन कॉन्सेप्ट और जाति की श्रेष्ठता एक साथ नहीं चल सकती, किसी कीमत पे नहीं चल सकती। क्यों बता रहा हूं आपको, ये बड़े दिन बाद समझा, मैं भी खूब जातिवाद कर चुका हूं, खूब जातिवाद किया, सबकी शुरुआती वैसे ही होती है। जब इसी कार्यक्रम में अगर हम कहें जाग जाओ उदा देवी पासी के वंशजों, जाग जाओ बाबा साहब के वंशजों, जाग जाओ कुर्मी क्षत्रिय सूरवीरों, अगर इसी मंच पे कहें तो जो हमारा चौरसिया भाई यहां बैठा होगा और उसकी जाति का नाम नहीं लिया जाएगा, वो कहेगा जाग जाओ, चुनाव में तुम्हें बताएंगे कितने बड़े जाग रहे हैं। मतलब तुम्हारा ही भाई तुमसे नफरत करने लगेगा इस जाग जाओ के चक्कर में, क्योंकि उसको यह डर लगेगा अगर किसी गांव में यही मीटिंग सजाओ, एक जाति के लोग सजाएं और पूरे जोर से कहें, भाई जब जाति महासभा की मीटिंग सस्ती है तो सब अपने आप को राजा महाराजा बताते हैं, सब बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुर्मी छत्री, यादव छत्री, अहिर छत्री, और वो निषाद हैं जल पछाड़ छत्री, प्रजापति कहने लगे ब्राह्मण है हम तो, विश्वकर्मा ब्राह्मण है, और पासी समाज के लोग भी कहेंगे हम क्षत्रिय हैं। तो ऐसे में क्या दिक्कत होती है कि जब गांव में आप बड़े जोर से हल्ला मचा रहे होते हैं, जाग जाओ इस वंश के लोगों, तो आपका ही भाई जो आपके बगल में रहता है उसको आपसे असुरक्षा का खतरा हो जाएगा। ब्राह्मण ठाकुर आपसे नहीं डरेगा, ये गलतफहमी निकाल दीजिए, आपका अपना भाई आपसे डरने लगे, अपना भाई। अभी तक यही हुआ, हमने ये जाग जाओ कह के अपने भाइयों को अपने से दूर कर लिया। इसलिए जो लोग जाति महासभाओं से जुड़े हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर बहुजन हो गए तो फिर बहुजन हो जाओ, अगर हो गए तो। वैसे ही मैं कहता हूं कि अगर पाखंड विरोधी हो गए तो, मैं सबको थोड़ी टोक देता हूं कि मेरे घर पे धागा पहन करके आना मना है, लेकिन अगर जय भीम बोलते हुए आओगे तो लाल धागा नहीं चलेगा। जय श्री राम करो, लाल धागा बांधो, हमसे कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारी आइडियोलॉजी है, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी में घुस करके जय भीम के साथ लाल धागा बांधे रहोगे तो भैया आइडेंटिटी कार्ड तो उन्हीं कर लटकाए हो, तो आइडेंटिटी कार्ड तो कटना पड़ेगा ना। तो ये छोटे छोटे अनुरोध हैं। एक अनुरोध और, मेरे पास आज भाषण नहीं है, अनुरोध कर रहा हूं आप लोगों से कि अगर 2nd-3rd फेज में हो तो अपने घर में अगर एक जाति के महापुरुष की तस्वीर टांगे हो तो बदल दो, 4-5 लगा लो। छोटे छोटे प्रयोग हैं ये,
और अगर किसी बहुजन कॉन्सेप्ट, ये जो कह रहा हूं ये हर बार संभव नहीं है कि आप शादियों में जा रहे हैं तो भी ये हो जाए। अगर बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में जा रहे हो तो अपनी गाड़ी से उतरने वाले 5 लोग एक जाति के नहीं होने चाहिए। अगर बहुजनों के कार्यक्रम में जा रहे हो तो, वरना आप जातिवाद करो, जाति के संगठन बनाओ, हमसे क्या तकलीफ है। लेकिन जो आपने कहा डॉक्टर जितेंद्र जी ने कि हमने बुद्धिजीवियों को बुलाया है, तो मेरी समस्या यही है, मेरा सवाल यही है कि हर मंच पे आने वाला शख्स, मैं जितने मंचों पे जाता हूं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जहां जहां जाता हूं, हर जगह पाखंड विरोध की बात होती है। तो मेरा सवाल यह है कि अन्ना हजारे आंदोलन के समय में हिंदुस्तान समाचार पत्र में था, मेरे अलावा सभी लोग अन्ना हजारे आंदोलन के समर्थन में थे, केवल मैं विरोध में था। तो मेरे संपादक ने एक दिन पूछा कि आप क्यों विरोध में हैं? तो मैंने कहा कि क्या वास्तव में इस देश में लोग भ्रष्टाचार के विरोध में हैं? तो बोले हाँ है। तो हमने कहा सब भ्रष्टाचार के विरोध में है, तो भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? वैसे ही मेरा सवाल है कि अगर बहुजन कॉन्सेप्ट वाले लोग पाखंड के विरोध में हैं, तो पाखंड हो कहां से रहा है? गजब हाल है। मैं दीक्षा भूमि गया अभी, नागपुर की दीक्षा भूमि, वहां भी आइडेंटिटी कार्ड लटकाए लोग मिल गए, हाथों में भी आइडेंटिटी कार्ड, गले में भी आइडेंटिटी कार्ड। इसका मतलब हमने भीड़ की संख्या बढ़ाने के चक्कर में मुद्दे छोड़ दिए, विचारधारा त्याग दी, संगठन चलाने के चक्कर में। क्या करें यार नीरज भाई, अगर ऐसे टोकने लगेंगे तो लोग आएंगे ही नहीं, ना आए भाड़ में जाए। नेताओं का काम है भीड़ बुलाना, बुलाएं और जैसे इस्तेमाल करना है करें, लेकिन हमारे यहां आओ या ना आओ, आइडेंटिटी कार्ड कटवा के ही आना पड़ेगा, एकदम क्लियर। एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी। लाइन खींचने का देखिए कितना बढ़िया उदाहरण है। अभी डॉक्टर आर के वर्मा जी भाई है अपने, अभी एक लाइन पर बोल के गए हो, एक लाइन खींची, देखिए लाइन का असर देखिए आप। तथाकथित मजबूत सीएम जो किसी बात से पलटते नहीं हैं। अगर आपने इंटरव्यू सुना हो, जब लाखन पासी और लक्ष्मणपुरी के नाम पर पूछा जा रहा था सवाल, हैसियत नहीं हुई पूरे भाषण में लक्ष्मण का नाम लेने। गौर करिए, यह है बहुजन पिच। जब उनकी धार्मिक पिच को सामाजिक न्याय की पिच से चुनौती दोगे तो मुंह सूख जाएगा। हैसियत हो तो कह दो लखनऊ का नाम बदलेंगे, हो हैसियत तो कह दो। नहीं कह सकते, क्योंकि समाज तैयार हो गया था कि नाम बदलोगे तो तुम्हें बदल देंगे, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ी। यह है एक्चुअल सामाजिक न्याय की पिच। अभी बीजेपी बुरी तरीके से घबराई हुई है, क्योंकि प्रजापति कहने लगा कि मेरा अपमान हुआ है, तेली कहने लगा कि मेरा अपमान हुआ है, तलवार कहने लगा कि मेरा अपमान हुआ है, और अपने आप को तथाकथित छत्रत्व लादे हुए अपने ऊपर कुर्मी समाज के संगठन का पहला बैनर समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगा कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। तो जब आप अपनी पिच पे खेलने लगे, धार्मिक पिच बीजेपी की सशक्त पिच है, उस पिच पे आप कितनी भी बैटिंग करो, धुआंधार छक्का बीजेपी ही लगाएगी। आपकी पिच यही सामाजिक न्याय का एजेंडा है। जैसे अंतर बताता हूं, शंभू भाई ने एक चर्चा की थी नामकरण की राजनीति पर। लोक भवन आपने बनवाया, आपके पास वैचारिक दरिद्रता इतनी है कि आपके पास महापुरुषों के नाम ही नहीं थे, तो आपने लोक भवन का नाम कुछ नहीं रखा, ना कोई मूर्ति लगवाई। अटल जी की लग गई, स्पेस खाली रखोगे जो सरकार आएगी लगाएगी। आपने स्टेडियम का नाम रखा इकाना। इकाना का मतलब कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? कोई जानता हो बताइए? नहीं पता है? अब आप देखिए, इसको कहते हैं वैचारिक दरिद्रता। अगर इकाना स्टेडियम का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पे होता, अगर इकाना स्टेडियम का नाम लाखन पासी के नाम पे होता, तो कितने लोग जानते? सब जानते। यह है वैचारिक दरिद्रता की बात, और तब हिम्मत नहीं होती बदलने की। लेकिन एक इसमें खेल हुआ है जिसकी वजह से बीजेपी नहीं बदल रही है। इकाना का नाम, मैंने एक सपा के विधायक से पूछा कि इकाना नाम क्यों रख दिया और कोई नाम नहीं मिला, तो बताए विष्णु भगवान का नाम इकाना। मतलब इतनी वैचारिक दरिद्रता है कि आपके पास महापुरुषों के नाम नहीं है। जब आप किसी महापुरुष के नाम पर कुछ रख देंगे तो फिर सामने वाले की हैसियत नहीं होगी बदलने। जब खाली छोड़ दोगे तो सब कुछ अटल जी के नाम पे है ही है, सब दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे योजना है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए
लेकिन हाँ, एक चीज है, अगर नेता ना बिकने वाला चाहिए, अगर नेता विचारधारा वाला चाहिए, तो जनता भी तो ना बिकने वाली होनी चाहिए और जनता भी तो विचारधारा वाली होनी चाहिए। अब समस्या यह है कि पत्रकार ईमानदार चाहिए, नेता ईमानदार चाहिए, लेकिन हमें मौका मिलेगा तो हम खेल कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा ना। वैचारिक कम से कम ईमानदारी तो चाहिए। ये बात सही है कि हमारे बहुजन समाज के तमाम घरों में आज भी वो समस्या है कि घर का खर्च ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो राशन उनके यहाँ लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने कहा मना किया कि राशन ना लो? ये किसी ने मना किया क्या? वो कोई पार्टी नहीं दे रही है, ध्यान रखिएगा, सरकार दे रही है और पैसा आपका है, ले लो। लेकिन जब ये अंगूठे की ताकत दिखाने जाते हो तो जरूरी है कि उससे प्रभावित हो जाओ। उस समय तो माइंड इस्तेमाल कर लो अपना, और माइंड इस्तेमाल करते समय मैं किसी पार्टी का हमायती नहीं हूं, किसको विरोध में देना, किसके समर्थन में देना। अनुरोध ये कर रहा हूं कि अपने मुद्दों के आधार पर देना, उनके मुद्दों पर आधार पर मत देना। आप नौकरी पेशा से पूछिए, किसी बेरोजगार से पूछिए, डॉक्टर से पूछिए, प्रोफेसर से पूछिए, मुद्दे सबके एक, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, भारत चीन। अपने घर के बच्चों का भविष्य भी देख लो, बस्ते भी देख लो, सिलेंडर का दाम भी देख लो, महंगाई भी देख लो, निजीकरण देख लो, किस तरीके से रेल गेल भेल सब बेचा जा रहा है। अभी निजीकरण की जो बात हो रही थी, भले ही कहा हो शंभू भाई ने कि निजीकरण कुछ मामलों में अच्छा है, जो लोग खुद से रोजगार कर रहे हैं वो निजीकरण के पैमाने में नहीं आता है। निजीकरण का मतलब है सरकारी सिस्टम को बेच करके निजी कर देना, और वो बहुजन के लिए बहुत घातक है। आज आपको जो ठेके पे भी जो ठीक ठाक पैसे मिल जा रहे हैं, कल के दिन अगर निजीकरण हो गया तो उसी 15,000 20,000 की मजदूरी के लिए रगड़ जाओगे, मिलेगी नहीं। ये है हकीकत उस निजीकरण की। इसलिए जो बेचने का सिस्टम है, उस बेचने, इनको तकलीफ क्यों है? तकलीफ ये है कि अब ओबीसी एससी वर्ग के लोग नौकरियों में आने लगे, और नौकरियों में आने लगे तो ये चाह करके भी, भाई तुम हमारे लोगों को कहां रोक लोगे? तुम डीएम एसपी नहीं बनाओगे, तुम सिपाही से हटा दोगे क्या? तुम यार हमारे सरोज भाइयों को, हमारे यादव भाइयों को, प्रजापति भाइयों को सिपाही बनने से रोक दोगे क्या? वो तो मदद करेगा ही ना हमारी। तुम हमारे एसडीएम नहीं बनाओगे, तुम्हारे लेखपाल कहां ले जाओगे? ये तकलीफ है। इसलिए ये लोग निजीकरण की बात करते हैं। और निजीकरण इतना ही अच्छा था तो कोरोना के समय में निजी क्षेत्र से लोगों को क्यों नहीं लगा दिया? उस समय काम करेगा सरकारी टीचर, काम करेगा सरकारी डॉक्टर, काम करेंगे सरकारी अस्पताल, प्राइवेट बंद हो जाएंगे। इसलिए निजीकरण किसी भी कंडीशन में हमारे आपके बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। निजीकरण का और देश के संवैधानिक सिस्टम को खत्म करने का हर कीमत पर हमको विरोध करना ही करना है। अब जैसे ये भाई बैठे हुए हैं पीला टॉवल बांधे हुए, अब आपको लग सकता है कि यार इतनी बड़ी बड़ी बातों में हम क्या करें? कुछ ना करिए, मुंह तो चला सकते हैं। जितनी बातें यहां समझ में आई 2 लोगों के कान में फूंक देना जाके, बस हो गया काम आपका। ये नहीं सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। और यहां जिन लोगों के हाथ में मोबाइल है वो ये ना सोचें कि शंभू कुमार और नीरज पटेल ही पत्रकार हैं। हम तो प्रोफेशनल पत्रकार हैं। जिनके हाथ में मोबाइल है वो सब पत्रकार हैं। आपको कुछ, हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत मेरे पास फोन आते हैं कि भैया हमने लिख दिया, हमारे पास एफआईआर हो गई। आपको उल्टा पुल्टा नहीं लिखना, उसके लिए हम लोगों का थोड़ा चर्चित हो गए तो हिम्मत नहीं होती जल्दी। तो आप लोगों को कुछ ऊट पटांग फेसबुक पे नहीं लिखना। एक उदाहरण से समझा देता हूं। जैसे राजू दास की कुटाई हुई, सबको पता है, तो आपको ये लिखने की बजाय कि लंच पीट दिया गया, इसको ठीक मारा, आपको लिखना क्या है? एक उदाहरण से समझा रहा हूं। आपको लिखना चाहिए इस तरह के मामलों में, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, एक संत को लात जूतों से नहीं पीटना चाहिए। बात क्लियर हो गई? अब इसमें कौन सी धारा में आप एफआईआर होगी बताओ? आपको लिखना है, लेकिन जब आप गांव के लेवल पर हैं तो आपको ये भी, और अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आपको धर्म पे नहीं लिखना, हम लोगों के ऊपर छोड़िए, बिल्कुल नहीं लिखना है। आप सुबह उठिए, आप लिखिए जातिवार जनगणना चाहिए, आप लिखिए प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए, आप लिखिए कि निजीकरण नहीं चाहिए। कौन सी धारा में अपराध है? आप सिर्फ अपने मुद्दे, सुबह सुबह अगर इतना ही अंदर से कीड़ा बुलाता है तो अपने मुद्दे लिखिए, क्योंकि आपको बचाने कोई नहीं आएगा। ये गलतफहमी मत रहिए। हमको सबको अपनी लड़ाई लड़नी है, लेकिन यहां से, दिमाग से, वर्तमान संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़नी है, जहां
जोश की जरूरत हो वहां संगठित होकर के नारे लगाओ, साला किसी की हिम्मत नहीं। लेकिन जब इंडिविजुअल हो गए तो इस तरह की कोई भी चीज फेसबुक पर, ट्विटर पर, किसी भी सोशल मीडिया पर, जैसे आज का कार्यक्रम है, आप कहिए गर्व के साथ कि हमने समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। और हकीकत है भाई, किसी को उंगली करने से बेहतर यह है, आप मुझसे बताइए कि क्या यह कार्यक्रम समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं है? अगर मैं कह रहा हूं कि देश के संसाधनों को मत बेचो, तो इसमें तो सवर्णों का भी फायदा है, केवल अकेले हमारे लिए है क्या संसाधन? अगर हम कह रहे हैं कि जातियां खत्म करो, जातिवाद खत्म करो, ऊंच नीच खत्म करो, भेदभाव खत्म करो, तो ये समाज निर्माण ही तो कर रहे हैं। यही तो भारत का संविधान चाहता है। तो हमसे बड़ा संवैधानिक कौन हो गया बताइए? यहां जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग यहां चर्चा कर रहे हैं, जितने लोग बोल के गए, असली संविधान का काम तो हम ही लोग कर रहे हैं। जो लोग हमको कहते हैं कि आप तो नास्तिक हैं, मैंने कल बाराबंकी में भी सवाल पूछा था, आप लोगों से भी पूछ रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि आप तो नास्तिक हो गए, हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, आस्थावान हैं, मैं उन आस्थावानों से पूछना चाहता हूं और आप लोग भी पूछ लीजिएगा। मैं चूहे को चूहा मानता हूं, गणेश का वाहन नहीं मानता, चूहा मानता हूं, एक जानवर मानता हूं, लेकिन मैं चूहा पकड़ने के लिए पिंजड़ा रखता हूं और चूहा पकड़ के फेंक देता हूं। व्यक्तिगत चीज बता रहा हूं, पंकज मेरे घर में रहते हैं, अगर गलत बोल रहा हूं। लेकिन जो लोग चूहे को गणेश का वाहन मानते हैं, उनमें से 99% लोग चूहा मार दबा रखते हैं। तो काहे के धार्मिक हो तुम? कैसे धार्मिक हो गए? और मैं ये चुनौती देता हूं, तमाम यहां भी चुनौती दे रहा हूं कि यहां का कोई नजदीकी थाना हो, आइए चौरसिया जी आ गए भाई हमारे, ये और यहां भी चुनौती दे रहा हूं कि यहां के नजदीकी थाने में चले जाना इस कार्यक्रम के बाद। वहां बाराबंकी में पुलिस वालों से मैंने पूछा, थानाध्यक्ष खड़े थे वहीं पर, किसी भी थाने में जितनी भी रेपिस्ट और मर्डर की रिपोर्ट लिखी गई हो, एक भी मेरे जैसा नास्तिक मिल जाए तो बता देना, उसी दिन से मंच पे भाषण देना खत्म कर दूंगा। मिलेगा कौन? धार्मिक व्यक्ति, जो किसी न किसी धर्म को मानता होगा, किसी को भी मानता होगा, लेकिन होगा बहुत बड़ा धार्मिक। क्योंकि नास्तिक व्यक्ति बहुत ऊपर लेवल की चीज है, टुटपुंजियों के बस की बात नहीं है नास्तिक होना। क्योंकि वहां सिस्टम है ना आस्तिक होने में कि कुछ भी गलत करो, माथा टेक लो, प्रसाद चढ़ा दो, उनके बीच का जो बिचौलिया है उसकी जेब में कुछ डाल दो, आपका काम हो जाएगा। अब हमारे सामने समस्या ये है कि हमारे बीच में तो कोई बिचौलिया है नहीं, उस मिट्टी के मादा और उसके बीच में बिचौलिया उचौली का सिस्टम खत्म है। तो हम पाप करेंगे तो किसके सामने हाथ जोड़ेंगे भाई? हमें तो अपने डर है अपने घर परिवार का, समाज का और आप लोगों का कि आप लोग क्या कहोगे। इसलिए ये तथाकथित जो लोग हैं उनको धर्म की परिभाषा समझाइए कि धर्म का मतलब है, चीनी का धर्म होता है मिठास, और नमक, चीनी का धर्म है मिठास, नमक का धर्म है उसका कसैलापन। वैसे ही इंसान का असली धर्म है इंसानियत, मानवता, इसके अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं। और अगर इस देश का कोई धर्म शास्त्र है तो वो है बाबा साहब का दिया हुआ संविधान की पुस्तक। उसी धर्मशास्त्र को हर घर में पहुंचाना है, हर घर में रखना है। जिस दिन आपने ये तथाकथित ऊंच नीच वाले, भेदभाव वाले, अधम बताने वाले, नीच बताने वाले तथाकथित साहित्यिक किताबों को, किताब है वैसे वो, धर्मशास्त्र नहीं है, किताबें हैं, साहित्य उस पर रचा हुआ है, एक भाषा में बोल दिया गया, तो किताब को उठा करके बाहर फेंक देंगे और संविधान ले आएंगे, उस दिन आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। अब रामचरितमानस की बात चूंकि करके गए विधायक जी, तो एक लाइन तो कहनी पड़ेगी कि सामंती, मनुवादी और चुटियाधारी ये सब ताड़न के अधिकारी। नहीं, ये ताड़न का मतलब क्या समझे आप? शिक्षा। तो ताड़न के अधिकारी हैं कि नहीं? भाई है हमारे भाई, उनको भी हम चाहते हैं कि ताड़ना मिले, शिक्षा मिले, मतलब है ना। गीता प्रेस के हिसाब से हम भी चाहते हैं कि भाई उनको हम ही को ताड़ना क्यों दोगे, तुम भी ताड़ना दो साथ में। और अगर नहीं है, अगर ताड़ना का मतलब दंड है तो तुम एफआईआर करो। हम तो कहते हैं कि दंड है तो एफआईआर करो, और शिक्षा है तो फिर शांत रहो, सुनो हमारे मुंह से जैसे हम तुम्हारे मुंह से सुन रहे हैं। तो अंतिम शब्दों के साथ बात खत्म करूंगा कि हम सबको अपनी पिच तैयार करनी है। नेताओं को अपनी पिच पे रहने दीजिए, उनकी कुछ कुछ मजबूरियां होती हैं, नीरज भाई क्या करें, धागा काटने जाना पड़ता है, आप समझो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों की तो कोई मजबूरियां है नहीं, समाज की मजबूरियां नहीं है, तो आप क्यों उनकी तरह बनते हो? आप अपने आप को क्लियर रखोगे तो मैसेज ये जाएगा कि अब हमारे लोग ये चाहते हैं,
और वैसे ये भ्रम होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब ये बातें बोली तो एक जगह बता दीजिए जहां मौर्य समाज के लोगों ने उनका विरोध किया हो। कहीं है पूरे प्रदेश में से, देश में से खबर? सब जगह सम्मान बढ़ा। शिक्षा मंत्री ने जब बोला तो सम्मान बढ़ा। आर.के. वर्मा बोल के गए, तीसरी बार विधायक हैं, तीसरी बार अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम करके मृत्यु भोज का विरोध कर रहे हैं। स्कूलों में जाके कह रहे हैं, वार्षिकोत्सव में जाके कि भाई मंदिर मस्जिद से बड़ा विद्यालय शिक्षा का मंदिर यही होता है। तो उनको तो खतरा नहीं है कि चौथी बार विधायक बनेंगे कि नहीं। ये लोगों की गलतफहमियां हैं और हमने अपने मन के डर को जनता पे लाद दिया है कि यार जनता ऐसी है इसलिए हम ऐसे। तो 4 अनुरोध फिर से रिपीट कर देता हूं कि आप अगर बहुजन हो गए हैं तो जाति महासभा के पदाधिकारी से निकल जाइए, और जिस दिन यहां बैठे हुए तमाम सारे लोगों को ये चिंता हो जाएगी कि यार शिवदयाल चौरसिया की जयंती क्यों नहीं मनी, बड़ा तकलीफ है मुझे, उस दिन समझ लूंगा कि हाँ बहुजन समाज बन गया है। जब तक अपनी अपनी जाति के महापुरुषों पर चिंता रहेगी लंबा समय लगेगा, बहुजन नहीं बन पाएगा। जब तक घरों में केवल एक जाति के महापुरुष टंगे रहेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। जब तक जिस जाति का महापुरुष उस जाति का व्यक्ति मुख्य अतिथि, तब तक नहीं हो पाएगा। क्रॉस करना पड़ेगा। तय कर लीजिए आज से कि लाखन पासी की जयंती मनाओ, उदा देवी पासी की या पेरियार ललई की या रामस्वरूप वर्मा की, उनकी जाति का समझे जाने वाला व्यक्ति मुख्य अतिथि नहीं होना चाहिए। एकदम तय कर लीजिए। और गाड़ियों से उतरने में ध्यान रखिए, अपने आचरण में ध्यान रखिए। जब आप कहते हैं कि हमने छोटा कार्यक्रम किया अपने घर में, छोटा शादियों के कार्यक्रम में आपने 10-15 जातियां बुला ली, नहीं, जिसको आप कहते हैं कि फैमिली गेट टुगेदर है, उस फैमिली गेट टुगेदर में अगर 4-5 जातियां बुलाई हैं तो आप बहुजन हैं, वरना भूल जाइए। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।